हेलो इन्वेस्टर्स एंड वेलकम टू टुडेज इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम, जहां हम बात करेंगे इन्वेस्टिंग ऑप्शंस अवेलेबल इन इंडिया। देयर आर फ्यू पीपल टू ज्वाइन इन, सो वो ज्वाइन करेंगे। तब तक हम शुरुआत करते हैं। प्रीवियसली ऑल्सो वी हैव कंडक्टेड वेरियस webinars with topic like power of compounding, timing the market versus time in the market, the India growth story, एंड आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे इन्वेस्टिंग ऑप्शंस अवेलेबल इन इंडिया। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टू मच ऑफ टाइम आई विल शेयर माई स्क्रीन एंड स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन। जस्ट अ मिनट। You are able to see the screen, right? Yes, sir. Okay. सो हम देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है इंडिया में। जैसे मैंने बताया कि हमने पहले भी इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट किए हैं, जो टॉपिक थे पावर ऑफ कंपाउंडिंग की, टाइम इन द मार्केट वर्सेस टाइमिंग द मार्केट, द इंडिया ग्रोथ स्टोरी, जिसके रिकॉर्डिंग्स हमने ये हमारे यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड किए हैं। यू कैन गो एंड वॉच इट देयर and also share it with your friends, family and colleagues who will benefit from those videos. And हम ये ऐसे educational videos लाते रहते हैं आपके लिए, and we will be continuing in future also. Without wasting any time, let's start with the presentation. So सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए आता है एज एन इन्वेस्टर, what option will you choose? ठीक है, एक तो आपको 5 करोड़ रुपए आज मिलेंगे, या फिर 1 रुपया जो हर दिन डबल होगा फॉर द नेक्स्ट 30 days. राइट, ये क्वेश्चन है ग्रेटिफिकेशन का। दैट ग्रेटिफिकेशन इज मीटिंग योर प्लेजर्स, मीटिंग योर डिज़ायर्स। आज मेरे पास पैसा आया तो मैंने आज उसको यूटिलाइज करके जो प्लेजर मैं लेना चाहता था, पैसे को स्पेंड करके वो मैं आज ले रहा हूँ। इट कैन बी प्लेजर, इट कैन बी नीड्स, इट कैन बी वॉन्ट्स, इट कैन बी एनीथिंग। राइट, वो अपने डिज़ायर्स भी हो सकते हैं। शायद वो हो सकता है आपको एक अपने बच्चे के हायर एजुकेशन के लिए रिक्वायरमेंट है। वो हो सकता है आपको एक बड़ी टूर के लिए जाना है, वर्ल्ड टूर पे जाना है। वो हो सकता है आपको घर लेना है। राइट, अगर आपको आज 5 करोड़ रुपए मिलते हैं तो आप उसके अंदर से आपकी जो डिज़ायर है, वॉन्ट्स है, वो फुलफिल कर पाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? राइट, या फिर दूसरा ऑप्शन जो मैंने बताया था, 1 रुपया जो हर दिन डबल हो रहा है फॉर नेक्स्ट 30 days। ठीक है, तो पहले ऑप्शन में आप क्या हो रहे हैं, आपकी जो ग्रेटिफिकेशन, आपकी जो प्लेजर्स है, वो आप इंस्टेंटली फुलफिल कर रहे हैं। सो वो कहेंगे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। दूसरा ऑप्शन है कि वो पैसा आज यूटिलाइज नहीं करके, आज वो पैसा हाथ में नहीं लेके मैं उसको डिले करता हूँ। मैं आज पैसा कंज्यूम नहीं करूँगा, बट 30 दिन के बाद करूँगा। राइट, 1 रुपया डबल हो रहा है तो मैं पैसा उसको विड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, मैं पैसे को उसी इन्वेस्टमेंट में रख रहा हूँ, और वो हर दिन डबल हो रहा है, और वो पैसा मैं 30 दिन के बाद लूँगा, और वो पैसा हर दिन डबल हो रहा है। सो व्हाट विल बी द ऑप्शन दैट यू विल चूज? Many of you will be choosing 5 crore instantly, right? कि कल किसने देखा है 5 करोड़ आज मुझे मिल गए तो मैं आज वो पैसा यूटिलाइज करूँगा, आज उसको खर्च करूँगा, आज वो यूज़ करूँगा मेरे बाकी जो वॉन्ट्स है, मेरे डिज़ायर्स है, उसको फुलफिल करने के लिए। बट few people understand that I will not utilize it today, but I will keep it invested and double it every day for the next 30 days. Let us understand why you should be choosing the second option and not the first option. Because the power of compounding plays a big role in doubling your money. ठीक है, 1 रुपया आपने इन्वेस्ट किया था जो डबल हो रहा है एवरी डे, तो 1 रुपया आपका सेकेंड डे पे हो गया 2 रुपये। 2 rupees goes to 4, 4 to 8, 8 to 16, 16 to 32, 30 to 64, 128, 256, 512, 1024, 2048। पहले 15 दिन में 1 रुपया ग्रो होके आपका बन जाता है 16,300 रुपये। ठीक है, 16,384 टू बी प्रिसाइज। ठीक है, 15 दिन में आपको उतना इम्पैक्ट नहीं दिखता है। 1 रुपया 16,000 रुपया हो गया, बड़ा इम्पैक्ट है, बट अगेन 16,000 इज नॉट दैट बिग अमाउंट, बिकॉज 1 रुपी इज इट सेल्फ इज नॉट अ बिग अमाउंट। बट द रियल स्टोरी स्टार्ट फ्रॉम द डे 16, जब वो 32,000 रुपया आपका 65,000 होता है, 1,31,000, 2,62,000, 5,24,000, 10,48,000, 20,97,000, 41,94,000, 83,88,000, 1,67,00,000, 3,35,00,000, 6,71,00,000, 13,42,00,000, 26 crore, and ultimately that 1 rupee will grow to 53 crores. Right?
तो ये है मैजिक पावर ऑफ कंपाउंडिंग का। आपने आपका ग्रेटिफिकेशन डिले किया और वो डिले का ग्रेटिफिकेशन का बेनिफिट आपको मिलता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग से, जहां आप पैसा हर साल डबल कर रहे हैं। एंड दिस इज द अमाउंट ऑफ मनी दैट यू मेक फॉर योर सेल्फ। 1 रुपया डबल होना बहुत ही छोटा लगता है, लेकिन जब ये कंपाउंड करता है, द रियल मैजिक स्टार्ट्स एट दैट टाइम, एंड दैट इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो आपको ध्यान रखना है कि आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे एक लार्जर रोल प्ले करता है आपके वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में, राइट। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कोई भी ऑप्शन आप इन्वेस्ट करें, कोई भी असेट क्लास में आप इन्वेस्ट करें, every asset class gives you the benefit of power of compounding. It can be at 8%, it can be at 10%, it can be at 12%, it can be at 14%. ठीक है, सो आपको ध्यान रखना है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का। सेकंड जो बात करते हैं कि हमारा एटीट्यूड क्या है पैसे की तरफ। एज एन इंडियन कम्युनिटी, जो हमारा इंडियन पॉपुलेशन, हमारी जो माइंडसेट है, वी आर बेसिकली सेवर्स। हम पैसे सेव करने में ज़्यादा बिलीव करते हैं, राइट। पैसे बचाने हैं, पैसे सिक्योर करने हैं, गारंटीड प्रोडक्ट्स चाहिए हमें इन्वेस्ट करने के लिए, राइट। क्यों? क्योंकि हमारे लिए फैमिली इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए हमारे फैमिली की जो नीड्स है, जो रिक्वायरमेंट्स है, उसको फुलफिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो ये हमने इनहेरिट किया गया है हमारे पेरेंट्स से, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से। क्यों? क्योंकि उनकी माइंडसेट पैसे बचाने की ज़्यादा थी, बिकॉज वो टाइम पे वो ऑप्शंस ही उतने अवेलेबल थे, लिमिटेड ऑप्शंस अवेलेबल थे, तो पैसे बचाना बहुत ही ज़रूरी था। और धीरे धीरे वो इनहेरिटेंस हमारे माइंडसेट में हमें मिलता गया है, जहां हम पैसे सेव कर रहे हैं और जहां हम पैसे सिक्योर कर रहे हैं हमारी फैमिली के लिए, राइट। सो ये हमारा प्राइम गोल है, हमारा कर्तव्य बन जाता है कि हम पैसे को पहले तो सेव करें और अपनी फैमिली को सिक्योर करें। सो दिस इज़ आर एटीट्यूड एज एन इंडियन इन्वेस्टर्स टुवर्ड्स आवर मनी। एंड ये मैं होलिस्टिक बात कर रहा हूँ, एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर को पिन पॉइंट नहीं कर रहे हैं, बट एक मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, मेजोरिटी ऑफ द इंडियन कम्युनिटी ऑफ इन्वेस्टर्स थिंक दैट वे, ठीक है। देयर आर फ्यू हैंडफुल ऑफ पीपल हु हैव बिकम इन्वेस्टर्स टुडे, बट अल्टीमेटली मेजोरिटी ऑफ द इन्वेस्टर्स आर सेवर्स, ठीक है। और ये सबसे पॉपुलर फाइनेंशियल गोल्स, कोई भी फैमिली से आप बात करेंगे, कोई भी फैमिली में हम देखते हैं, तो ये पॉपुलर फाइनेंशियल गोल्स है जो वो अचीव करना चाहते हैं। एक तो इमोशंस रहते हैं कि घर खरीदना है, दूसरा एक गाड़ी होनी चाहिए एक फैमिली की, तीसरा मेरे बच्चे के हायर एजुकेशन के लिए मुझे पैसे जमा करने हैं, चौथा होता है कि बच्चे की शादी करवानी है, राइट। और शादी में खर्च भी अच्छा खासा अमाउंट होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट है रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग करना। तो ये पॉपुलर फाइनेंशियल गोल्स आप देखेंगे, ये दिस आर फाउंड अक्रॉस इंडियन फैमिलीज, ठीक है, अक्रॉस इंडियन हाउस होल्ड्स, ठीक है। इसके अलावा भी और भी फाइनेंशियल गोल हो सकते हैं, बट जो पॉपुलर फाइनेंशियल गोल्स है वो ये है, ठीक है। सो मेरे जो इन्वेस्टमेंट्स है, जो मेरे दादाजी किया करते थे, मेरे पिताजी किया करते थे, उनके लिए भी सेम थे, और मेरे लिए भी जो फाइनेंशियल गोल्स है सेम है, और आने वाली पीढ़ी के लिए भी सेम रहेंगे, ठीक है। लिटिल बिट हियर एंड देयर, बट अल्टीमेटली दिस आर द बेसिक एंड पॉपुलर फाइनेंशियल गोल्स ऑफ टुडे। सो मेरी जो सेविंग्स है, जो मेरी जो इन्वेस्टमेंट्स है, वो इस फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए रहती है, राइट। तो जब मैं इन्वेस्ट करता हूँ, कि मेरी एक्सपेक्टेशंस क्या रहती है इन्वेस्टमेंट से, व्हाट डू वी एक्सपेक्ट फ्रॉम आवर इन्वेस्टमेंट। मैंने एक पैसा इन्वेस्ट किया कहीं पे, सबसे पहले एज एन इंडियन इन्वेस्टर कम्युनिटी मेरा सबसे पहला रिक्वायरमेंट होता है कि ये पैसे में मेरा टैक्स बचना चाहिए। बहुत लोग इन्वेस्टमेंट इसीलिए करते हैं कि टैक्स बचाने की कोशिश करते हैं, बाकी कोई उनका पर्पस नहीं होता इन्वेस्टमेंट करने का, ठीक है। आइदर दे वांट टू सेव टैक्स वाइल इन्वेस्टिंग, आइदर दे वांट टैक्स फ्री रिटर्न्स फ्रॉम देयर इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। और दूसरा, उनका इन्वेस्टमेंट बहुत ही सिक्योर रहना चाहिए, ठीक है, पैसा डूबने नहीं चाहिए, ठीक है। लिक्विडिटी भर भर के रहनी चाहिए कि जब भी मैं पैसा मांगने जाऊं तो लिक्विडिटी हमेशा इमीडिएट होनी चाहिए, कि मैंने आज पैसा विड्रॉ करने की कोशिश की तो विद इन 4 to 5 days और 7 days और 10 days वो पैसा मेरे हाथ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अश्योरिटी होनी चाहिए, कोई भी रिटर्न्स आपको चाहिए कि इसमें गारंटीड वाले प्रोडक्ट्स है। जब भी आपने कोई प्रोडक्ट हम गारंटीड लिख के आती है तो इन्वेस्टर्स टूट पड़ते हैं वो प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए, राइट। सो एज एन इंडियन इन्वेस्टर कम्युनिटी माइंडसेट मेरा एश्योर्ड रिटर्न्स की चाह रहती है, वो इन्वेस्टमेंट से। ये सारी एक्सपेक्टेशन होती है मेरे इन्वेस्टमेंट से, राइट। ये टिपिकल माइंडसेट है एज अ इन्वेस्टर कम्युनिटी का, ठीक है।
अब हम जानते हैं कि डबलिंग ऑफ योर मनी, जब भी हम इन्वेस्टर से बात करते हैं तो एक ही सवाल हर बार आता है कि पैसा कितने साल में डबल होगा। चाहे वो रियल एस्टेट हो, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो डेट हो, चाहे वो इक्विटी हो, एक ही क्वेश्चन आता है कि मैंने ये प्रोडक्ट में अगर इन्वेस्टमेंट किया है या फिर ये असेट क्लास में मैंने अगर इन्वेस्ट किया है तो मेरा पैसा कितने साल में डबल होगा। तो आपको रूल ऑफ 72 हमेशा याद रहना चाहिए कि कोई भी रिटर्न्स आप 72 को डिवाइड करते हो वो रिटर्न से, और वो जो नंबर आता है दैट विल बी द नंबर ऑफ ईयर्स इन विच योर मनी गेट्स डबल्ड। फॉर एग्जाम्पल 72 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू टी। रेट ऑफ रिटर्न आर इज रेट ऑफ रिटर्न, टी इज टाइम। ठीक है, 72 को आपने 12 से डिवाइड किया, अगर 12% रिटर्न कोई इन्वेस्टमेंट आपको दे रहा है तो आपका पैसा 6 साल में डबल होगा। और अगर 12% आपको कंटिन्यूसली मिल रहा है तो एवरी 6 ईयर योर मनी विल कीप ऑन डबलिंग। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये आपको जब भी आप इन्वेस्ट करो आपको ये रूल आपको ध्यान रहना चाहिए, द रूल ऑफ 72। ये थंब रूल है। 72 को आप रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड कीजिए एंड यू विल गेट अ नंबर विच विल बी द नंबर ऑफ ईयर्स इन विच योर मनी गेट्स डबल्ड। ठीक है, सो सर ये 72 कहाँ से आया? 72 ये थंब रूल है। एरिया ऑफ सर्कल क्या है? पाई आर स्क्वायर। सो पाई कांस्टेंट है, सो ये 72 कांस्टेंट, ये थंब रूल है कि कोई भी रेट ऑफ रिटर्न को आप 72 से डिवाइड कीजिए, आपको नंबर आएगा विच इज 6। तो 6 साल में आपका पैसा डबल होगा, चाहे वो एफडी हो, चाहे वो रियल एस्टेट हो, चाहे वो इक्विटी हो, चाहे वो डेट में आपने इन्वेस्ट किया हो, चाहे वो गोल्ड हो। ठीक है, गोल्ड ने 10% रिटर्न दिया और 72 को 10 से डिवाइड किया तो आपको आंसर आएगा 7.2। तो आपका पैसा 7.2 ईयर्स में डबल हो रहा है। ओके, मैंने ये रेट ऑफ रिटर्न 10 कर दिया तो ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ ईयर्स बढ़ गए। मैंने रेट ऑफ रिटर्न 14 कर दूंगा तो ये नंबर ऑफ ईयर्स 5 के आसपास आ जाएंगे। ठीक है, मोर द रेट ऑफ रिटर्न लेसर द नंबर ऑफ ईयर्स इट विल टेक टू गेट योर मनी डबल्ड। ओके, ये रूल कोई भी अमाउंट के लिए? कोई भी अमाउंट दीजिए, खाली मैं रेट ऑफ रिटर्न ही, मैं अमाउंट तो कैलकुलेट ही नहीं कर रहा हूँ। मैंने 1 लाख की एफडी की या फिर 1 लाख रुपया इक्विटी में इन्वेस्ट किया, इट कैन बी म्यूचुअल फंड। ठीक है, अगर 72 है और उसने मेरे को रिटर्न दिया 12% का तो मेरा पैसा 1 लाख रुपया 6 साल में 2 लाख रुपया हो जाएगा। ओके, सिंपल। ठीक है, वो गोल्ड आपने 1 लाख रुपये का गोल्ड खरीदा आज, ठीक है, आपने उसको 12 से डिवाइड किया, अगर ये रेट ऑफ रिटर्न गोल्ड का 10% होता तो आपका पैसा गोल्ड 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया होता 7.2 ईयर्स में। ओके, समझिए, तो यहाँ पे कोई असेट क्लास की बात नहीं हो रही है, ये टोटल इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। दैट इन्वेस्टमेंट कैन बी एनीथिंग। वो प्लॉट आपने खरीदा 1 लाख का गाँव में, ठीक है, वो 4 लाख रुपया हो गया तो आप उसको डिवाइड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने साल में डबल हुआ, क्योंकि 1 लाख 2 लाख रुपया हो गया और 2 लाख 4 लाख रुपया हो गया, तो 2 बार डबल हो गया। करेक्ट। सो आप उसको वो रेट ऑफ रिटर्न अगर आपको मालूम है तो आप उसको डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने साल में वो पैसा डबल हुआ। ये जनरिक क्वेश्चन है, लोग यही सोचते हैं जब इन्वेस्टमेंट करने के लिए कि मेरा पैसा कितने साल में डबल हो रहा है। है ना। सो नाउ लेट्स dive into the main topic which is different investment options available in India। कि हमने अभी समझा कि हमारे सर 1 मिनट, मतलब जैसे मैथ्स में कोई चीज का एक फिक्स फॉर्मूला रहता है तो वैसे ये भी ऐसे ही। करेक्ट ऐसे बहुत सारे रूल्स है। हमने वो एक वीडियो बनाया हुआ है यूट्यूब पे डाला हुआ है 9 डिफरेंट रूल्स, ठीक है, जो आपको ध्यान रहने चाहिए कि लाइफ इंश्योरेंस लेना है तो क्या रूल फॉलो करना है, रूल ऑफ 72 के लिए क्या रूल फॉलो करना है। तो वो वीडियो आप देखोगे तो आपको वहाँ पे भी समझ आ जाएगा। ओके सर। ये थंब रूल्स है, ठीक है, इट कैन डिविएट, थोड़ा चेंज हो ये बट ये वाला रूल में चेंजेस कोई नहीं हो सकता। बहुत सब इन्वेस्टर्स यूज करते हैं। ठीक है। सो अभी हम देखेंगे डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल फॉर इन्वेस्टर्स इन इंडिया। ठीक है, हमने पहले समझा पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है, हमने फाइनेंशियल गोल्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, अब हमारे एक्सपेक्टेशंस क्या क्या होती है इन्वेस्टमेंट से, और रूल ऑफ 72। ठीक है, ये चीज़ हमने समझ ली है। अब हम आगे देखते हैं कि ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए। सो डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। जैसे फिजिकल असेट्स में अगर मुझे इन्वेस्ट करना है तो मेरे पास 2 ऑप्शन ही अवेलेबल है, विच इज़ रियल एस्टेट एंड गोल्ड। फिजिकल असेट्स जो मैं टच और फील कर सकता हूँ, जो महसूस कर सकता हूँ, जो देख सकता हूँ, राइट। रियल एस्टेट
एंड गोल्ड, उसके अलावा जो भी इन्वेस्टमेंट मैं करता हूँ दैट विल बी माई पेपर असेट्स, राइट। इक्विटी, जब मैं अगर डायरेक्ट इक्विटी में भी इन्वेस्ट करता हूँ तो मेरे शेयर्स की जो चीज़ रहेगी वो मुझे डीमैट होल्डिंग्स में पता चलेगी। सो उसका क्या मिलता है, मुझे स्टेटमेंट मिलता है, दैट इज़ अ पेपर, राइट। म्यूचुअल फंड्स मेरे को अकाउंट स्टेटमेंट देगा, बॉन्ड्स में मेरे को एक एफडी रिसिट्स या बॉन्ड सर्टिफिकेट देंगे, पीएमएस या एआईएफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज या ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स भी ऑप्शंस है जहाँ पे मैं इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकता हूँ या डेट में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। दूसरे ऑप्शन अवेलेबल है वो है गवर्नमेंट स्कीम्स, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, नेशनल पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम्स में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, और अदर गवर्नमेंट स्कीम्स लाइक सुकन्या समृद्धि योजना या फिर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। सो ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है इंडिया में अगर मुझे इन्वेस्ट करना है तो, फॉर अ रेजिडेंट इंडिविजुअल एज वेल एज एनआरआईज, राइट। फिजिकल एसेट्स में मेरे पास 2 ऑप्शन है, बाकी मेरे पास फाइनेंशियल एसेट्स में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। तो मेजर एसेट क्लास मेरे पास क्या हो गया, दैट इज रियल एस्टेट, गोल्ड, इक्विटी एंड डेट। गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स डेट के अंडर आती है, ठीक है, बिकॉज ये लैंडिंग ऑप्शन है, मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। 4 मेजर एसेट क्लास दैट यू कैन इन्वेस्ट इन एंड दिस आर द डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल। सो जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ये सारी चीज़ ध्यान में रखनी है कि वॉलेटिलिटी ऑफ रिटर्न, कि आपके असेट क्लास में रिस्क क्या है, ठीक है। आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो रियल एस्टेट के अपने एक रिस्क है, गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो और गोल्ड के अपने एक रिस्क है। आप बोलेंगे कि फिजिकल गोल्ड में क्या रिस्क हो सकता है, ठीक है, रिस्क है कि चोरी होने का, रिस्क है क्वालिटी का, आपने कोई ज्वेलर से बाय किया तो आपको राइट क्वालिटी नहीं मिली होगी, ठीक है, तो जब आप बेचने जाओगे तो आपको उसको राइट प्राइस नहीं मिलेगा। सो वहाँ पे भी एक रिस्क है, ठीक है। इक्विटी में भी रिस्क है बिकॉज द प्राइस कीप्स ऑन चेंजिंग। डेट में भी रिस्क है, क्रेडिट रिस्क है कि जिस कंपनी को आपने पैसे लेंड किए थे वो डिफ़ॉल्ट हो सकता है, ठीक है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको शायद कल फ्यूचर में ना दे। सो वहाँ पे भी एक रिस्क है, ठीक है। जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पास्ट परफॉर्मेंस भी देखना है असेट क्लास का, कि पास्ट परफॉर्मेंस क्या रहा है एक एनी असेट क्लास का। रियल एस्टेट ने 5, 10, 15, 20 ईयर्स में क्या रिटर्न्स दिया है, इक्विटी ने 5, 10, 15 ईयर्स में क्या रिटर्न दिया है, गोल्ड ने क्या रिटर्न दिया है। सो यू विल हैव एन फेयर आइडिया कि इन फ्यूचर एक एवरेज रिटर्न आप क्या जनरेट कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट पे अगर आपने वो असेट क्लास में इन्वेस्ट किया है तो। लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कोई एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते हैं तो ये कितना इजीली लिक्विडेट हो सकता है, ये इमीडिएट कैश हो सकता है कि नहीं, राइट, कि कितने दिन में वो पैसा आपको कैश आउट कर सकते हैं। रियल एस्टेट अगर मैं आज बेचने जाऊँ इट विल नॉट बी कैश्ड आउट इमीडिएटली, इट विल टेक टाइम, इट कैन बी मंथ्स एंड इट कैन बी ईयर्स। रेस्ट अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल द एसेट क्लास कैन बी कैश्ड आउट इमीडिएटली। प्लस मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है रियल एस्टेट के लिए, आपको बिल्डर इंपॉर्टेंट है कि कौन से बिल्डर से आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। गोल्ड के लिए ज्वेलर इंपॉर्टेंट है कि कौन से ज्वेलर शॉप से आप खरीद रहे हैं, क्योंकि वो ज्वेलर अच्छा ज्वेलर भी होना चाहिए। अगर ख़राब ज्वेलर है तो आपको राइट क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं देगा। इक्विटी में आप अगर डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको मैनेजमेंट तो सर्वोपरि है कि आपको ध्यान रखना है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस कितना इंपॉर्टेंट है। और डेट में आप जब लैंड करते हैं मनी कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को या फिर कोई कॉर्पोरेट को, तो मैनेजमेंट अगेन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। और जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं आपको फ्री टिप्स में इन्वेस्ट नहीं करना है, एंड आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप जब भी इन्वेस्ट करें उसको आप अपने गोल से लिंक कीजिए। गोल से जब आप लिंक करोगे तो ऑटोमेटिकली उस इन्वेस्टमेंट को एक डायरेक्शन मिल जाएगा। एंड always take a help of a professional, because professional is a knowledgeable person. He will be the right person to guide you, to coach you, to mentor you and help you to avoid making mistakes whenever you are doing investments, right? So आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है whenever you are doing an investments. रिस्क समझना है, पास्ट परफॉर्मेंस समझना है, लिक्विडिटी समझनी है, मैनेजमेंट समझना है, फ्री टिप्स पे इन्वेस्ट नहीं करना है। जब भी इन्वेस्ट करना है एक गोल को माइंड में रख के उस इन्वेस्टमेंट को उससे लिंक करके इन्वेस्ट करना है, और ऑलवेज एंड ऑलवेज प्रोफेशनल का हेल्प लेना है जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तब। अब आप रिस्क एफिशिएंटली कैसे मैनेज कर सकते हैं कि हर एक प्रोडक्ट में तो रिस्क है। सर ये कोई भी इसका पास्ट परफॉर्मेंस चेक करने के लिए हम कुछ ऐसा वेबसाइट कुछ है क्या कि जहाँ बहुत सारी वेबसाइट अवेलेबल है। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको 10 ऑप्शन निकल जाएंगे रिसर्च वेबसाइट्स के। आप मनी कंट्रोल पे रिसर्च कर सकते हैं, वैल्यू रिसर्च पे कर सकते हैं, मॉर्निंग स्टार पे कर सकते हैं,
बहुत सारे रिसर्च रिलायबल ऐसा कौन these सा are है? all reliable. Money control is the most reliable. Value research is most reliable. Most of the big investors follow and use these websites. ओके ठीक है ना. सो मनी कंट्रोल, वैल्यू रिसर्च, मॉर्निंग स्टार, ये सब बड़े बड़े रिसर्च है. क्रिसिल है, क्रिसिल में जाके आप कंपनी की रेटिंग्स देख सकते हैं. केयर में आप जाके उनकी रेटिंग्स दे सकते हैं. ठीक है, कोई कंपनी का इक्विटी है या बॉन्ड है तो वो सारी रिसर्च आप खुद से भी कर सकते हैं गूगल पे. राइट. सो वो सब चीज़ देखने के बाद आपको समझना है, आपको मैनेज करनी है आपकी रिस्क एफिशिएंटली. रिस्क को एफिशिएंटली मैनेज करने के लिए आपको असेट की एलोकेशन करना ज़रूरी है. मैंने प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है असेट एलोकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, कि सारा का सारा पैसा आपका इक्विटी में नहीं इन्वेस्ट हो सकता. आपको इक्विटी में भी इन्वेस्ट करना है, गोल्ड में भी इन्वेस्ट करना है और डेट में भी इन्वेस्ट करना है. डेट या फिक्स्ड इनकम जैसे हम कॉमनली कहते हैं. ठीक है. सो सारा का सारा पैसा आपका एक असेट क्लास में नहीं जाता टू मैनेज योर रिस्क एफिशिएंटली. अगर इक्विटी मार्केट क्रैश होता है तो ऑटोमेटिकली गोल्ड परफॉर्म करना शुरू करता है या फिर बॉन्ड मार्केट परफॉर्म करना शुरू करता है. इक्विटी परफॉर्म करना शुरू करता है तो ऑटोमेटिकली गोल्ड स्टार्ट अंडर परफॉर्मिंग और डेट मार्केट स्टार्ट गिविंग यू लेसर रिटर्न्स ऑन योर इन्वेस्टमेंट्स. राइट. सो दिस आर inversely correlated with each other as an asset class. Hence it is important to have that asset allocation strategy in place so that आप risk efficiently manage कर सको. और आपको वही इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करना है. ये नहीं कि मैंने एक बार डाल के छोड़ दिया. राइट. उसके अंदर टॉपअप करते जाना है, रेगुलर इन्वेस्ट करते जाना है सो दैट आप उसकी जो बाइंग कॉस्ट है उसको एवरेज कर पाओ. जब आप कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करते हो, आप अलग अलग प्राइस पे उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो तो अलग अलग प्राइस अप भी हो सकता है, डाउन भी हो सकता है, तो आप उसके अंदर एवरेज कर सकते हो. ये अलग अलग इन्वेस्टमेंट क्लास की बात कर रहा हूँ. इवन गोल्ड में भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट कीजिए सो दैट उसकी जो कॉस्ट है, आपकी जो बाइंग परचेज प्राइस है वो एवरेज आउट हो जाए. और जब भी आप इन्वेस्टमेंट की बात करें यू ऑलवेज हैव टू थिंक लॉन्ग टर्म, एंड लॉन्ग टर्म इज़ नथिंग लेस देन 10 ईयर्स. इट हैज़ टू बी मोर देन 10 ईयर्स. 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल is not a long term. By thumb rule, it is more than 10 years, 10 years plus. It has to be 10 years, 15 years, 20 years, 25 years, 30 years. If you have to plan for your retirement, start at the age below 30. 25 साल की उम्र से ही आपको रिटायरमेंट के लिए आपका कॉर्पस क्रिएट करना शुरू करना है सो दैट यू स्टार्ट सेविंग स्टार्टिंग फ्रॉम अ लेसर अमाउंट एंड स्लोली ग्रेजुअली यू कैन इंक्रीज इट. Right, and this is how you will be also able to manage risk efficiently. Right. Reason is ये कि जितना आप रिस्क लेते हो उतना आपको रिटर्न मिलता है. रिटर्न के हिसाब से आपको रिस्क नहीं लेना है, रिस्क के हिसाब से आपको रिटर्न होगा. एंड यही आपका ट्रेड ऑफ है. सबसे कम रिस्क आपको होता है डेट में, बिकॉज डेट इज़ लाइक लेंडिंग मनी. आप किसी को पैसा ब्याज पे दे रहे हो और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है. राइट. दूसरा है आपका गोल्ड. गोल्ड में आप ओनरशिप ले रहे हो, आप गोल्ड खरीद रहे हो, आप उसके ओनर बन रहे हो. तो ओनरशिप में जैसे ही आप जाते हो तो आपकी रिस्क बढ़ जाती है. जब आप रिस्क बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली यू आर कंपेंसेटेड बाय हायर रिटर्न्स. ठीक है. तीसरा ऑप्शन है रियल एस्टेट. रियल एस्टेट में भी आप ओनर बन जाते हो प्रॉपर्टी के. राइट. तो जैसे ही आप ओनर बनते हो तो आपके यहाँ पे रिस्क कंपेयर टू गोल्ड ज़्यादा है. तो जैसे ही आपकी रिस्क ज़्यादा होगी ये असेट क्लास आपको रिटर्न भी ज़्यादा देगा. और लास्ट जो असेट क्लास है विच इज़ द रिस्कीएस्ट असेट क्लास फ्रॉम ऑल द इन्वेस्टमेंट एवेन्यू विच इज़ इक्विटी. ये सबसे ज़्यादा रिस्की प्रोडक्ट है बट यू आर कंपेंसेटेड बाय द हाईएस्ट रिटर्न फ्रॉम दिस इन्वेस्टमेंट. राइट. सो ये रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ आपको कभी नहीं भूलना है. ये ऐसे ही चलता रहेगा. ये पास्ट में भी ऐसे ही चलता रहा है, प्रेजेंट में भी यही और फ्यूचर भी मोटी मोटी सेम ही रहने वाला है. बिकॉज इक्विटी इज़ द मोस्ट रिस्कीएस्ट एसेट क्लास. रीज़न इज आप बिजनेस में पैसा लगा रहे हो. रियल एस्टेट इज़ लाइक अ कमोडिटी. आपको कुछ मिल रहा है उसके सामने विच इज़ एन जहाँ पे आप उसको टच एंड फील कर सकते हैं. इक्विटी में आप बिजनेस में पैसा लगा रहे हो एंड इट हैज़ बीन द मोस्ट रिस्कीएस्ट एसेट क्लास. इसीलिए आपको रिटर्न्स भी बहुत ही ज़्यादा मिलता है उसमें. सो अभी आप समझते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है एक असेट क्लास का और एवेन्यूज़ क्या क्या अवेलेबल है वो असेट क्लास में इन्वेस्ट करने के लिए. सबसे पहला है इक्विटी. बाय डेफिनेशन जैसे मैंने बताया इक्विटी इज़ ओनरशिप.
आप आइदर फुल ओनरशिप हो सकती है या पार्शल। जब मैं कोई कंपनी के शेयर खरीद रहा हूँ तो मैं पार्शल ओनर बन रहा हूँ कोई वही कंपनी के। मैं रिलायंस के शेयर खरीद रहा हूँ बट मैं 100 शेयर खरीद रहा हूँ, मैं 200 खरीद रहा हूँ, मैं 1000 खरीद रहा हूँ, मैं 1 लाख शेयर्स खरीद रहा हूँ, बट शेयर्स खरीदने से मैं वो कंपनी का मालिक नहीं बन रहा, राइट। तो मेरे पास जो है वो पार्शल ओनरशिप है, तो मैं उस कंपनी का उतना % का हिस्सेदार बन रहा हूँ, उतनी ओनरशिप मेरे पास है वो बिजनेस की। रिस्क इसमें हाई है, रिटर्न भी हाई है, लिक्विडिटी भी हाई है। आप इमीडिएटली ओनरशिप इसमें एवरी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड चेंज होती रहती है। जैसे ही आपने रिलायंस के जो 1000 शेयर है वो बेच दिए और मैंने उसे खरीद लिए तो ओनरशिप चेंज हो गई। तो दैट विल हैपन इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, राइट। तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आपने ओनरशिप फ्रॉम 1% टू अनदर पर्सन आपकी आ गई। तो जो पैसा मैंने इन्वेस्ट किया था ओनरशिप खरीदने के लिए इमीडिएटली आपको कंपेंसेट हो जाता है। Hence it is a highly liquid asset class and holding period, आप जब भी बिजनेस में लगा रहे हो पैसे तो आपका होल्डिंग पीरियड हमेशा हाई रहेगा। इट हैज़ टू बी 10+ ईयर ओनली, इट कैनॉट बी लेस देन, एक दिन भी कम नहीं होना चाहिए। 10 साल से ज़्यादा ही आपकी होल्डिंग पीरियड या होल्डिंग कैपेसिटी रहनी चाहिए। एंड दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस एसेट क्लास विच इज़ इक्विटी। अब पॉपुलर इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ क्या है? आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो इक्विटी ओनरशिप खरीदने के लिए, ठीक है, जहाँ पे आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवा रहे हैं और डायरेक्ट जो बिजनेस आपको अच्छे लग रहे हैं आप उनके शेयर्स खरीद रहे हैं, राइट। इसके लिए आपको आपकी रिसर्च एंड एनालिसिस बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, उतना टाइम आपके पास रहना चाहिए टू रिसर्च दो स्टॉक्स एंड आइडेंटिफाई दोज बिजनेसेस जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। या फिर एक कॉमन पूल है, एक कॉमन प्लेटफॉर्म अवेलेबल है जहाँ पे आपको एक पोर्टफोलियो मिलता है थ्रू म्यूचुअल फंड्स, जहाँ पे लोग group of investors come and invest into that product and जितने भी returns वो the returns which we generate from this investment get distributed among the investors, right? Same with ETF में आपको एक बास्केट, एक पोर्टफोलियो मिलता है जो आप एक्सचेंज पे पूरा का पूरा बास्केट ट्रेड कर सकते हैं। It can be on the basis of sectors, it can be basis of themes, it can be basis of indexes whichever are available in the market, right? या फिर आप if you are an HNI और अल्ट्रा HNI आपको डायरेक्ट इक्विटी का पोर्टफोलियो चाहिए तो यू कैन गो फॉर अ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज और ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स विच आर गेटिंग मोर एंड मोर पॉपुलर अमॉन्ग्स HNIs एंड अल्ट्रा HNIs टुडे इन द इंडियन मार्केट। PMS एंड AIF की टिकट साइज 50 lakhs एंड 1 crore से शुरुआत होती है, राइट। सो हेंस इट बिकम्स HNI एंड अल्ट्रा HNI प्रोडक्ट। और एल्स यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान के थ्रू भी आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो दीज आर द पॉपुलर इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज विच आर अवेलेबल विच विल हेल्प यू टू इन्वेस्ट इन टू इक्विटी मार्केट, राइट। एंड द सबसे पॉपुलर है म्यूचुअल फंड जो आज बहुत ही पॉपुलर हो चुका है। म्यूचुअल फंड सही है कैंपेन के थ्रू एंड यू कैन इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड एंड मेक गुड अमाउंट ऑफ रिटर्न्स ऑन योर इन्वेस्टमेंट्स, राइट। ऑल्सो द ग्रोथ स्टोरी इज़ वेरी इंटैक्ट फ्रॉम जब से सेंसेक्स चालू हुआ है 1979 से, वो चालू हुआ था 100 पॉइंट। इसमें जो आपने बताया ना PMS मींस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, राइट? हाँ, तो उसमें और म्यूचुअल फंड में फिर कौन सा अच्छा है, मतलब या PMS पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज में आप जब इन्वेस्ट करते हैं ना तो वहाँ पे टिकट साइज आपका 50 लाख से शुरू होता है, 50 lakhs, ठीक है। वहाँ पे आपका डीमेट ओपन होता है और डीमेट में फंड मैनेजर रहता है जो बाइंग सेलिंग करेगा आपके डीमेट में, ठीक है। सो वो प्रोडक्ट टोटली डिफरेंट हो जाता है। अंडरलाइन सिक्योरिटीज़ आपकी सेम रहेगी विच इज़ इक्विटी, शेयर्स ही लेंगे, ठीक है। म्यूचुअल फंड में भी आपका शेयर्स ही लेंगे बट वहाँ पे आपका पोर्टफोलियो थोड़ा डाइवर्सिफाइड रहता है तो आपको 60 to 70 स्टॉक्स में इन्वेस्ट होता है। विज़ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज में आपके 20 to 25 स्टॉक्स से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं होते, तो वहाँ पे आपकी क्या कहेंगे रिस्क ज़्यादा हो जाती है बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो जब रिस्क कम होती है तो आपके रिटर्न्स भी ज़्यादा बनते हैं। एंड HNI जो अल्ट्रा HNIs कैन गेट इन टू दैट प्रोडक्ट, बट ये म्यूचुअल फंड जो है अल्ट्रा HNIs कैन ऑल्सो इन्वेस्ट, HNIs कैन ऑल्सो इन्वेस्ट, बट एक कॉमन प्लेटफॉर्म, कॉमन पूल ऑफ इन्वेस्टर्स के लिए। नहीं लेकिन जैसे शेर खान में मैंने पूछा था तो वहाँ पर PMS के लिए उन्होंने मुझे बोला था मिनिमम 5 lakhs होना चाहिए। PMS 50 lakhs है। नहीं, उन्होंने मुझे तो 5 lakhs बोला था। नहीं, वो कोई और प्रोडक्ट आपको IAP या कुछ और ऑल्टरनेट प्रोडक्ट बताया होगा, बट एज पर सेबी रूल इट इज ये सब जगह 50 lakhs ये फिक्स है। ये सेबी का रूल है। ओके।
ओके इट इज़ नॉट शेर खान ले लेगा और मोतीलाल नहीं लेगा, एंजल ब्रोकिंग ले लेगा और आनंद राठी नहीं लेगा. दिस इज अ सेबी का मैंडेट. मिनिमम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 50 बट पीएमएस तो इंडिविजुअल देंगे ना, मतलब जैसे अभी इंडिविजुअली रहेगा. आपके पोर्टफोलियो, आपका अकाउंट ओपन होगा, डीमेट अकाउंट होगा, आप उनको पैसा दोगे, आपके बिहाफ पे वो लोग शेयर्स खरीदेंगे और आपके जैसे पीएमएस के लिए जो अमाउंट डिसाइड होता है हाँ. वो सेबी की तरफ से डिसाइड होता करेक्ट. है. सो इंडिविजुअल जैसे शेर खान, मोतीलाल, एंजल ये वन, लोग वो तो ऐसे सी रेगुलेटरी बॉडी डिसाइड्स एवरीथिंग. द ब्रोकर और द सब ब्रोकर्स फॉलो दोज रेगुलेशंस. आरबीआई डिसाइड करती है बैंक में रूल्स एंड रेगुलेशंस. इंडिविजुअल ब्रोकर नहीं डिज़ाइन करते. ठीक है, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से वो लोग प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं. आपकी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, म्यूचुअल फंड के भी रूल्स कौन बनाता है? सेबी बनाती है. ठीक है, म्यूचुअल फंड हाउस हैज़ टू फॉलो दोज रूल्स एंड रेगुलेशंस. ठीक है, जैसे बीच में नाम चेंज आया था. ठीक है, कि हर एक फंड के नाम आप चेंज कीजिए, नॉमेनक्लेचर चेंज करना है, तो सारे फंड हाउस को वो फॉलो करना पड़ा था. ठीक है, सो रूल्स एंड रेगुलेशंस आर डिजाइंड बाय एंड डिफाइंड बाय सेबी. द म्यूचुअल फंड हाउसेज, जो असेट मैनेजमेंट कंपनीज है, या फिर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज कंपनीज है, या फिर ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स है, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करती हैं, डिजाइंड बाय सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. नहीं यार, क्योंकि शेर खान तो मतलब इट इज अ वेल नोन नेम ना, तो वो हाँ, तो आपको कोई ऑल्टरनेट प्रोडक्ट बताया, मैं वही बता रहा हूँ आपको पीएमएस नहीं होगा, आपको कुछ और प्रोडक्ट बताया होगा, आपको वापस जाके उनसे पूछना पड़ेगा, या फिर मैं आपको ऑफलाइन आपको बता दूंगा कि क्या चीज़ है ये. ओके ओके है ना. ठीक है, सो इफ यू टॉक अबाउट द इंडिया ग्रोथ स्टोरी, इट्स सेंसेक्स स्टार्ट हुआ था 1979 में एट 100 पॉइंट एंड वी हैव नाउ क्रॉस 81,000 पॉइंट. इमेजिन 45 ईयर्स ऑफ सेंसेक्स. बीएसई इंडेक्स का 45 ईयर्स कंप्लीट हो चुका है इन 2024 एंड वी हैव मेड मोर देन 16 to 17% रिटर्न्स ओनली इन इंडेक्स, प्लस 1%, 1.5% का डिविडेंड यील्ड जनरेट किया है सेंसेक्स के स्टॉक्स ने. So almost 17 to 18% returns generate किया है सेंसेक्स ने in the last 45 years, and in the next 15-20 years the growth story remains intact, and we will be able to generate good amount of return in future from this asset class as well. Hence this becomes a very lucrative asset class, जहाँ पे मेरे पास जो इक्विटी की कैरेक्टरिस्टिक जो मैंने आपको समझाई है, हाईली लिक्विडिटी है, हाई रिस्की है, बट यू गेट रिवॉर्डेड हाईली इन दिस इन्वेस्टमेंट. राइट, सो ये बात थी इक्विटी की. आगे हम देखते हैं डेट, जो हम पॉपुलरली ऑल्सो कॉल्ड एज फिक्स्ड इनकम. बैंक में मैं अगर फिक्स्ड डिपॉजिट कर रहा हूँ, दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ डेट. मैंने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स या एनसीडीज जो हम पॉपुलरली बोलते हैं, उसमें हमने इन्वेस्ट किया है, तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ डेट. ठीक है, कॉर्पोरेट बॉन्ड हमने कोई ख़रीदा है, तो हम दैट इज़ अ पार्ट ऑफ डेट. सो डेट इज़ सिंपल टर्म्स में मैं लैंड कर रहा हूँ मनी किसी को. ठीक है, लैंडिंग मनी विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल विथ इंटरेस्ट. मैंने अगर 1 लाख रुपया बैंक में, HDFC बैंक में जाके फिक्स डिपॉजिट कराई है, ठीक है, अगर मुझे 8% मिल रहा है, तो मुझे 8,000 1 ईयर पे सिंपल इंटरेस्ट पे 8,000 इंटरेस्ट मिलना चाहिए. 8,000 के साथ साथ मुझे मेरा प्रिंसिपल भी रिफंड चाहिए. राइट, सो दिस इज़ अ लैंडिंग प्रोडक्ट, जहाँ पे मैं पैसा किसी को लैंड कर रहा हूँ और वो मुझे ब्याज दे रहा है या इंटरेस्ट दे रहा है. करेक्ट, इट कैन बी बॉन्ड, इट कैन बी नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, और इट कैन बी फिक्स डिपॉजिट. बैंक भी पैसा रेज करती है फिक्स डिपॉजिट में. ठीक है, और वो पैसा वो यूटिलाइज करती है आगे रोलिंग करने के लिए और लोन देने के लिए. ठीक है, बहुत सारी कंपनीज भी मार्केट से पैसा उठाती है उनके डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए. ठीक है, और गवर्नमेंट भी मार्केट में आती है अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ लेके, आरबीआई बॉन्ड लेके, या गवर्नमेंट के पीएसयूज कंपनीज जो है वो भी आती है मार्केट में, मार्केट से पैसा रेज करने. ठीक है, सो ये भी एक पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, एंड दिस हैज़ टू बी अ पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो एज वेल, बिकॉज ये बहुत सिक्योर्ड है. यहाँ पे रिस्क आपका कम है, रिटर्न्स भी आपके कम होते हैं. ठीक है, कम रिस्क कम रिटर्न, लिक्विडिटी भी आपकी इनफ रहती है. कोई एनसीडी जो आती है वो लॉक इन के साथ आती है, इसलिए यहाँ पे आपको लिक्विडिटी थोड़ा मिड टू मॉडरेट आपको दिखेगा, लो टू मॉडरेट आपको दिखेगा. ठीक है, आइडियल होल्डिंग पीरियड आपका शॉर्ट टू मीडियम है. शॉर्ट टर्म के लिए मुझे पैसा कहीं पे पार्क करना है 1 ईयर या 3 ईयर्स के लिए, व्हाट आई विल डू इज आई विल बाय अ बॉन्ड, और एल्स आई विल डू अ फिक्स्ड डिपॉजिट, और आई विल इन्वेस्ट इन अ डेट म्यूचुअल फंड. राइट, शॉर्ट टर्म का पैसा मैं इक्विटी में नहीं लगा सकता, बिकॉज वो असेट क्लास बहुत ही रिस्की है. ठीक है, एक दिन ऊपर दूसरे दिन नीचे, तो मेरा पैसा सेफ नहीं रहेगा शॉर्ट टर्म में,
क्यों? क्योंकि एज एन एसेट क्लास वो बहुत वॉलेटाइल है। बट विज़ मैं जब डेट की बात करता हूँ, मैं फिक्स डिपॉजिट की बात करता हूँ, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स की बात करता हूँ, बॉन्ड्स की बात करता हूँ, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हो, आरबीआई के बॉन्ड्स हो, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो, ठीक है, अगर बॉन्ड में इन्वेस्ट करता हूँ तो मेरा पैसा सेफ रहता है क्योंकि वहाँ पे एक फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है। सो ये थी कैरेक्टरिस्टिक डेट की। जब भी हम डेट सुनते हैं, समझते हैं, तो आपको ये समझना है कि मैं पैसा किसी को लेंड कर रहा हूँ जिसके सामने मुझे इंटरेस्ट मिलेगा विथ कैपिटल। सिर्फ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, कैपिटल भी मिलेगा, जो प्रिंसिपल मैंने इन्वेस्ट किया है वो भी मुझे मिलेगा। यहाँ पे बहुत सारा रिस्क ये होता है कि बहुत सारी कंपनी डिफ़ॉल्ट कर जाती है, ठीक है, सो आपका इंटरेस्ट तो छोड़िए, प्रिंसिपल भी वापस नहीं आता। सो बहुत सारे हिस्ट्री में हम पास्ट में देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज आपको दिखेंगी जो डूब चुकी है, तो आपका प्रिंसिपल भी चला गया, इंटरेस्ट तो दूर की बात है। तो ऐसी कंपनीज भी रहती है, तो आपको आइडेंटिफाई करनी है और आपको अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करना है और आपकी रिस्क डिवाइड करनी है। पॉपुलर इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ क्या क्या अवेलेबल है आपके पास? एक तो आप डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं जैसे मैंने बताया था, या फिर पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है जो नॉर्मली इंडिविजुअल की सैलरी से कटता है। वो सारा पैसा आपका गवर्नमेंट बॉन्ड्स या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में जाता है। पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स, आप जो जहाँ पे भी आप इन्वेस्ट करते हो, दोज आर योर डेट स्कीम्स। बैंक में आप एफडी करते हो, वो भी आपकी डेट स्कीम्स है। और आज की तारीख में देयर आर डिफरेंट एवेन्यूज़, जहाँ न्यू एवेन्यूज़ जो आप फिनटेक्स लेके आए हैं, नए प्रोडक्ट विच इज़ P2P लैंडिंग, विच इज़ पर्सन टू पर्सन लैंडिंग, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा रिस्क ज़्यादा रहता है, बट यहाँ पे भी पैसा आप लैंड कर रहे हो, रिस्क ज़्यादा है तो यहाँ पे भी आपको रिटर्न ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। सो ये डिफरेंट पॉपुलर इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ अवेलेबल है जहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हो टू इन्वेस्ट इन द डेट एज एन असेट क्लास। यहाँ पे बेस आपका जो अंडरलाइंग सिक्योरिटी है, ये सारे एवेन्यूज़ में डेट है। आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करोगे तो आपको वहाँ पे एक पोर्टफोलियो मिल जाता है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में तो आप बेसिकली गवर्नमेंट को ही पैसे दे रहे हो, तो एक सॉवरिनिटी है, तो पैसा गवर्नमेंट कभी डूबेगी नहीं, तो आपका पैसा यहाँ पे डूबता नहीं है। बट रिटर्न्स ये जो असेट क्लास में आपको मिलेगा कंपैरेटिवली कम मिलेगा, बिकॉज यू आर टेकिंग लेसर रिस्क। कम रिस्क ले रहे हो इसलिए कम रिटर्न है, ज़्यादा रिस्क लोगे ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, सिंपल। तो आपको ये देखना है कि आप कि एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी आप बनाते हैं तो इसमें ये डेट का आप डेट एज एन एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट होना ज़रूरी है। थर्ड इंपॉर्टेंट एसेट क्लास गोल्ड। यू कैन नॉट शाई अवे फ्रॉम इन्वेस्टिंग फ्रॉम गोल्ड बिकॉज गोल्ड इज treated as a safe haven whenever there is trouble in the economy, be it globally, be it in the country. So gold as an investment avenue becomes superior. वो हमेशा बेटर रिटर्न बनाता है जब इकोनॉमी ट्रबल में रहती है, राइट। तो गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए मेरे पास ऑप्शन है। पहले तो कैरेक्टरिस्टिक समझते हैं कि ट्रेडिशनली इंडियन आर वेरी मच इंटरेस्टेड एंड वेरी मच बाइंग गोल्ड सिंस ईयर्स बिकॉज इट इज़ कंसिडर्ड सेफ, कि पैसा यहाँ पे डूबता नहीं है। अगर आप 10 ग्राम का भाव प्राइस अगर आप देखें, 10 ग्राम का प्राइस इन द लास्ट 20 ईयर्स इट हैज़ ग्रोन ड्रास्टिकली। जो 6,500 में 10 ग्राम मिलता था, आज 75,000, नॉट इवन 15 ईयर्स 75,000 10 ग्राम्स में मिल रहा है। सो द प्राइस इज ऑलवेज सीन एन अपवर्ड ट्रेंड इन गोल्ड एज अ कमोडिटी एज एन इन्वेस्टमेंट। लिक्विडिटी, ज्वेलरी की बात नहीं करूँगा, ज्वेलरी इज़ वेरी इमोशनल टू द इंडियन हाउस होल्ड, टू द इंडियन फैमिलीज। बट अगर आपने कॉइन्स ले रखे हैं, बार्स ले रखे हैं, तो आप इमीजिएटली उसको कैश आउट करा सकते हैं। आप ज्वेलर के पास जाओगे तो वो दिन का जो प्राइस चल रहा होगा वो आपको कैश में दे देगा, राइट। तो लिक्विडिटी भी इसमें इनफ है। रिस्क इसमें है स्टोरेज का। अगर आप फिजिकल गोल्ड लेते हो, आप घर पे रख रहे हैं, आप लॉकर में रख रहे हैं, तो चोरी होने का हमेशा इसमें डर रहता है, राइट। रिटर्न्स इसमें लो टू मॉडरेट रहता है। डेट से थोड़ा रिस्की है बिकॉज इसके प्राइस फ्लक्चुएट करते हैं। अगर मैंने बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर रखी है तो बैंक ने जो बैंक एडवाइस जो रिसिट्स मुझे दी है वो मैच्योरिटी में मुझे वो पैसा देगा ही देगा। गोल्ड में वो फिक्स्ड प्राइस आपको नहीं मिलेगा मैच्योरिटी पे, वो प्राइस मिलेगा जो मार्केट में चल रहा है। हैंस थोड़ी रिस्क इसमें बढ़ जाती है तो रिटर्न भी थोड़ा आपको ज़्यादा ही मिलता है इन गोल्ड एज एन एसेट क्लास। अब हम समझेंगे कि एवेन्यूज़ क्या क्या अवेलेबल है इन्वेस्ट करने के लिए। पहला तो सबसे इंपॉर्टेंट फिजिकल गोल्ड, आइदर आप ज्वेलरी खरीद ले रहे हैं या फिर आप गोल्ड कॉइन्स या बार्स खरीद रहे हैं, ठीक है। फिजिकल गोल्ड लेके आपने घर पे स्टोर कर दिया, प्राइस उसका बढ़ते जा रहा है, सो वो आपको रिस्क नहीं है, वो
वो प्रॉब्लम आपको नहीं है। दूसरे फाइनेंशियल वे से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आइदर आप गोल्ड ट्रेडेड फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर गोल्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसका बेसिक अंडरलाइंग सिक्योरिटी इज गोल्ड। ठीक है, तो आप वो डीमेट अकाउंट से एक्सचेंज के थ्रू भी बाई कर सकते हैं, गोल्ड म्यूचुअल फंड में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और एल्स अभी नया प्रोडक्ट जो गवर्नमेंट लेके आई विच इज़ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, विच इज़ वेरी पॉपुलर नाउ। अगर आप होल्ड करते हैं टिल मैच्योरिटी, जो 8 ईयर का प्रोडक्ट है, तो आपको जो गेन आती है वो भी टैक्स फ्री हो जाती है, प्लस एवरी ईयर उसके अंदर आपको इंटरेस्ट भी मिलता है। राइट, द गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू द इंडियन इन्वेस्टर्स टू स्टॉप बाइंग मोर एंड मोर फिजिकल गोल्ड एंड बाय फाइनेंशियल गोल्ड, हेंस दे हैव कम अप विद दिस प्रोडक्ट। सो ये 3 डिफरेंट इन्वेस्टमेंट एवेन्यू अवेलेबल है टू इन्वेस्ट इन गोल्ड, कि मैं फिजिकल गोल्ड बाय कर सकता हूँ, गोल्ड के ETF या म्यूचुअल फंड बाय कर सकता हूँ, या फिर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड बाय कर सकता हूँ। ये आते हैं RBI के थ्रू, विच आर बैक्ड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, तो सॉवरेन नाम में ही सॉवरेनिटी है, तो ये पैसा तो कभी आपका डूबेगा नहीं। ठीक है, जो प्राइस आपका 8 साल के बाद मैच्योरिटी पे रहेगा, वो प्राइस का गोल्ड का मैच्योरिटी आपको आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है। और 8 ईयर्स तक अगर आपने होल्ड किया है तो आपके कैपिटल गेन पे भी कोई टैक्स नहीं आता, प्लस एवरी ईयर आपको इस पर 2.5% पर एनम बेसिस पे रिटर्न इंटरेस्ट भी मिलता है। ये इंटरेस्ट जो आता है दैट इज टैक्सेबल। ठीक है, सो दिस आर द पॉपुलर एवेन्यूज विच आर अवेलेबल whenever you are investing in gold as an asset class। ठीक है, तो अभी अब तक हमने समझा कि इक्विटी की कैरेक्टरिस्टिक क्या है और उसके एवेन्यूज़ क्या है इन्वेस्ट करने के लिए, डेट की कैरेक्टरिस्टिक क्या है और डिफरेंट एवेन्यूज़ क्या है अवेलेबल क्या है इन्वेस्ट करने के लिए, गोल्ड की कैरेक्टरिस्टिक क्या है और गोल्ड के पॉपुलर इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ क्या क्या है अवेलेबल है इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, जब गोल्ड की हम बात करते हैं तो आइदर फिजिकल गोल्ड या डिजिटल गोल्ड। मिनिमम इन्वेस्टमेंट फिजिकल गोल्ड जब भी मैं खरीदने जाऊँ तो मुझे थोड़ा ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, 1 ग्राम 2 ग्राम 5 ग्राम 10 ग्राम कितना इन्वेस्ट करना है उसके हिसाब से मुझे इन्वेस्ट करना है। बट मैं डिजिटल गोल्ड लेने जाता हूँ तो मैं वो 500 रुपीज़ से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकता हूँ। राइट, और आजकल जो फिनटेक ऐप्स है जो 30 रुपये से भी आपको बाई करने के लिए ऑप्शन देते हैं, तो उतने आपको यूनिट्स मिल जाते हैं। लिक्विडिटी फिजिकल गोल्ड में आपकी बेसिकली जनरली लो होती है कंपेयर टू डिजिटल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में बिक जाएंगे, बट फिजिकल के लिए आपको ज्वेलर के पास जाना पड़ेगा एंड वो करना पड़ेगा, तो इट विल बी 1 और 2 डेज़ का डिले, दैट इज उतना ही डिले होगा, ज़्यादा नहीं। सेफ्टी यहाँ पे आपको लो रहती है कि चोरी होने का डर है, डीमैट में आपको चोरी होने का डर नहीं रहता है। प्योरिटी का एश्योरेंस, जैसे मैंने आगे भी बताया था कि ज्वेलर आपका अगर अच्छा नहीं निकला तो प्योरिटी में गोलमाल कर सकता है। सो प्योरिटी की एश्योरेंस आपको नहीं होती, यहाँ पे आपको प्योरिटी की एश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है। इट विल बी 99.99% प्योरिटी एंड आपको बेचना भी वैसे ही है। ठीक है, तो प्योरिटी आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आपने गवर्नमेंट के सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स खरीदे तो आपको उतनी प्योरिटी मिल जाती है। स्टोरेज कॉस्ट हाई है, इधर आप गोल्ड बैंक में स्टोर करेंगे या फिर घर में स्टोर करेंगे तो लॉकर फैसिलिटी आपको लेनी है और बाकी सब खर्चे आपको करने हैं। ये आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ डीमेट में होल्ड करना है। गोल्ड बॉन्ड्स है तो बॉन्ड्स आपके आजकल डीमेट में आ जाते हैं, ETF डीमेट में आ जाते हैं और म्यूचुअल फंड को होल्ड करने का आपको कोई कॉस्ट नहीं है। सो व्हेनेवर यू आर इन्वेस्टिंग बिटवीन फिजिकल गोल्ड एंड डिजिटल गोल्ड, व्हाट शुड बी योर चॉइस, यू हैव टू डिसाइड। राइट, अभी हम बात करते हैं रियल एस्टेट एज एन एसेट क्लास की। रियल एस्टेट की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ठीक है, रियल एस्टेट इन इंडिया इज़ अ हाईली इमोशनल प्रोडक्ट, हाईली इमोशनल। सबको एक चाह रहती है कि मेरे नाम पे एक घर होना चाहिए कहीं भी, इट कैन बी एनीवेयर इन द कंट्री, बट समवेयर आई वांट टू बाय अ रियल एस्टेट इन माय नेम। सो ये ऐसा प्रोडक्ट है जो बहुत ही हाई है इमोशन पे। एक फैमिली को अपने नाम पे एक घर होना बहुत ज़रूरी है। एक कपल है तो उनको भी अपना अलग से एक घर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। वेरी हाई ऑन इमोशन, कंसिडर्ड सेफ, राइट, इट कैन नॉट बी सोल्ड, इट कैन नॉट, चोरी नहीं हो सकता, भाव ऊपर नहीं हो सकता, मैं तो वो रह रहा हूँ उस घर में। राइट, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें है कि ये टिकट साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। 50 लाख रुपया, 1 करोड़ रुपया, 1.5 करोड़ रुपया, 25 लाख रुपया। सो टिकट साइज़ अगर आप इंडियन हाउस होल्ड, मिडिल क्लास हाउस होल्ड की बात करें तो उनके लिए बहुत बड़ा टिकट साइज़ हो जाता है। राइट, कैश ट्रांजैक्शन बहुत इन्वॉल्व होते हैं। जब भी आप प्रॉपर्टी बाय करने जाओ तो आपका एग्रीमेंट वैल्यू प्लस कैश वैल्यू होती है। राइट, कैश ट्रांजैक्शन बहुत होता है और इसमें बिल्डर का कैश ट्रांजैक्शन में फ्रॉड करने की चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, आपने कैश किसी को दिया है और बिल्डर ने कल इग्नोर कर दिया, देन इट बिकम्स अ बिग ट्रबल। एंड दिस आर द केसेस फ्रॉम द पास्ट दैट कैश इज हाईली प्रेवलेंट एंड दैट इज टू मच रिस्की।
लिक्विडिटी के पर से हम देखें तो लिक्विडिटी बहुत ही लो है। आप जैसे मैंने पहले भी बताया था, बेचने जाओगे रियल एस्टेट बिकेगा नहीं इमीडिएटली, इट विल टेक 6 months टाइम, 12 months टाइम और इवन 24 months टाइम। ठीक है, रिस्क हायर देन गोल्ड, लेसर देन इक्विटी। ठीक है, तो आपका रिस्क आपका मीडियम टू हाई है और इनकी इन्वेस्टमेंट की रिटर्न्स भी रेंज करती है 10% to 12% के बीच में, उससे ज़्यादा वो रिटर्न नहीं दे पाते। रिटर्न्स इसके अंदर भी आपको लो टू हाई मिलता है। ठीक है, सो ये बात थी कैरेक्टरिस्टिक है रियल एस्टेट की कि इसमें टिकट साइज आपका बहुत हाई होता है, लिक्विडिटी बहुत लो है, रिस्क आपका मीडियम टू हाई है एंड रिटर्न भी लो टू हाई है। राइट, अब डिफरेंट इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ क्या क्या अवेलेबल है मेरे पास इन्वेस्ट करने के लिए। सबसे पहला तो है हाउस अपार्टमेंट। एक मेरा रेसिडेंशियल अपार्टमेंट में आइदर मैं वो रहने के लिए ले रहा हूँ या फिर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इन्वेस्ट करके उसको लेट आउट करता हूँ, उसको रेंट पे दे देता हूँ। तो रेंट इनकम जो आएगी दैट इज़ माई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन होता रहेगा। जो मैंने 50 लाख में घर खरीदा है, कल उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ेगी, वो 75 lakhs 1 crore का भी हो सकता है। तो यहाँ पे दो तरीके से रिटर्न मिलता है, एक तो मुझे रेंट मिल जाती है और दूसरा कैपिटल एप्रिसिएशन होते रहता है मेरे प्रॉपर्टी का। राइट, एक तो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, दूसरी कमर्शियल प्रॉपर्टी भी है। लोग कमर्शियल गाला में इन्वेस्ट करते हैं, शॉप्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऑफिसेज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वेयर हाउसेज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, प्लॉट बहुत कॉमन चीज़ है। इंटीरियर, आप इंडिया में इंटीरियर में जाओगे तो मैनी पीपल इन्वेस्ट इन प्लॉट्स या फिर फार्म में इन्वेस्ट करते हैं, खेत खरीदते हैं। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल्सो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अवेलेबल। राइट, एंड नाउ देर इज़ अ डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल विच इज़ रेट्स। जस्ट लाइक अ म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट भी इन्वेस्ट करता है डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ में। आप पैसा दोगे रीट को, रीट आपके बिहाफ पे पैसा लगाएगा रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी पे, कमर्शियल प्रॉपर्टी पे, प्लॉट एंड फार्म्स पे। इवन रेट्स आर नाउ बाइंग, कोलैबोरेटिंग विद होटल्स एंड बाइंग, हेल्पिंग देम बाय दोज प्रॉपर्टीज और क्रिएट दोज प्रॉपर्टीज, और जो रूम रेंट आता है वो रेट्स को वापस मिलता है। राइट, जैसे म्यूचुअल फंड डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्ट करती है, उनके शेयर्स खरीदती है, रेट्स डिफरेंट प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करती है, बी इट रेसिडेंशियल, बी इट कमर्शियल, बी इट प्लॉट एंड फार्म, और बी इट hotels also. They invest in different real estate and try to generate returns from there and distribute it among the investors. जैसे म्यूचुअल फंड करती है वैसे ही रियल एस्टेट में भी आप आज इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, आपकी टिकट साइज बहुत लो आपको मिल जाती है एंड यू कैन फ्रॉम अ लो टिकट साइज यू कैन इन्वेस्ट इन डिफरेंट रियल एस्टेट। मैं एक बिल्डर पे डिपेंड नहीं कर रहा, मैं एक प्रोजेक्ट पे डिपेंड नहीं कर रहा। अगर मैंने एक प्रोजेक्ट में एक घर खरीदना है आज मुंबई जैसे सबब में अगर मैं लेने जाऊँ तो इट विल बी कॉस्टिंग में समवेयर अराउंड 1 crore. सो माई 1 crore विल गो टू वन प्रॉपर्टी एंड टू दैट वन बिल्डर। राइट, तो बिल्डर भी इंपॉर्टेंट है कि बिल्डर भी अच्छा होना चाहिए। वो मुझे जो प्रॉपर्टी दिखा है स्टार्ट टू एंड तक, जो मुझे वो इसने प्रॉमिस किया है वो प्रॉमिस पे खरा उतरना चाहिए। राइट, बट अगर मैं रेट्स के थ्रू इन्वेस्ट करता हूँ तो दे कलेक्ट मनी फ्रॉम ऑल द इन्वेस्टर्स। उन्होंने 100 crore 1000 crore इन्वेस्टर से जमा करते हैं और फिर अलग अलग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं। सो दैट इज नाउ बिकमिंग अ वेरी पॉपुलर एवेन्यू टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट। टिकट साइज लो है प्लस डाइवर्सिफाइड रियल एस्टेट मुझे मिल जाता है इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, सो दैट इज अ वेरी यूनिक एंड वेरी अपकमिंग इन्वेस्टमेंट एवेन्यू टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट। राइट, सो ये बात थी रियल एस्टेट की। अगर हम स्लो डाउन एंड बूम टाइम्स देखें रियल एस्टेट में, अगर हिस्ट्री समझे, जैसे हमको इक्विटी की हिस्ट्री पता है, रियल एस्टेट की भी हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड द पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर एसेट क्लास। राइट, 1993 में जब गवर्नमेंट ने नॉर्म्स लिबरलाइज किए थे तब एक बहुत बड़ा बूम आया था रियल एस्टेट मार्केट में। देन अगेन इट वेंट टू अ स्लो डाउन जब 1995 में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। ठीक है, 2002 में देन अगेन देयर वाज मॉनेटरी ईजिंग, तो बहुत सारे बीपीओज और केपीओज इंडिया में एंटर करना शुरू किया था। सो दे वांटेड व्हाट, दे वांटेड रियल एस्टेट टू सेट अप देयर ऑफिसेज इन इंडिया। सो आप मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, कलकत्ता, लखनऊ जैसी बहुत सारी सिटीज़ में द केपीओज एंड बीपीओज का कल्चर स्टार्टेड बूमिंग। सो तब 2002 से लेकर 2008 में देयर वाज अ बिग
साइकिल ऑफ रियल एस्टेट. एंड 2008 में सबसे बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आया था जो सब प्राइम का था, एंड वो रियल एस्टेट बूम की वजह से था, जो आया अमेरिका में था बट इट वॉज फेल्ट अक्रॉस द ग्लोब. सो इंडिया में भी द हाउसिंग क्राइसिस को महसूस किया गया था इन टर्म्स ऑफ द प्राइसेस, बिकॉज डिमांड आपका गिर जाता है. वेन एवर देर इज़ अ लो डिमांड, ऑटोमेटिकली द प्राइस बिकम्स स्टेगनेंट. ठीक है. 2009 में अगेन देर वॉज अ स्टिमुलस विच वॉज प्रोवाइडेड बाय द US गवर्नमेंट, एंड देर वॉज गुड इन अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी इन द ग्लोबल इकोनॉमी, एंड अगेन द सेक्टर स्टार्टेड हैविंग सम गुड amount of what we say demand, and then there was a price movement in this real estate market. ठीक है. 2016 में again there was a crisis which was there in China. चाइना में बहुत बड़ा क्राइसिस चल रहा था उनकी इकोनॉमी का, जहाँ पे उन्होंने अपनी करेंसी भी डेप्रिशिएट करी थी. सो अगेन रियल एस्टेट मार्केट में थोड़ा एक क्राइसिस आया था विच वॉज देयर इन इंडिया एज वेल. एंड अगेन द साइकिल की रिकवरी आई है कोरोना के बाद अब 2022 में, वेर इन वी कैन अगेन फील द डिमांड ऑफ बाइंग दोज प्रॉपर्टीज. राइट. अब जब भी आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी बिल्डर्स की एडवर्टीजमेंट्स दिख रही होगी, बिकॉज देर इज़ अ गुड अमाउंट ऑफ डिमांड कमिंग फ्रॉम द इंडियन हाउस होल्ड्स. ठीक है. जो लास्ट 5 साल 6 साल से नहीं थी, 2016 से, 2016 के क्राइसिस के बाद से अब 2022 में रियल एस्टेट में देर हैज़ बीन सीन अ गुड डिमांड वेर देर इज़ अ बाइंग विच कैन बी सीन. सो देर इज़ अ price movement in those real estate cycles. So you have to understand the history of the real estate as an asset class also whenever you are investing in real estate, or if you are investing as a whole, कि आपके पास्ट परफॉर्मेंसेस क्या है. आप डेट में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हो, और आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हो. तो एक पास्ट परफॉर्मेंस क्या था और उसमें क्या क्राइसिस आए थे, क्यों आए थे, हाउ द प्राइस मूवमेंट स्टार्टेड गोइंग अप, हाउ द प्राइस मूवमेंट स्टार्ट्स गोइंग डाउन. वंस यू नो द हिस्ट्री देन यू विल बी एबल टू टेक अ गुड डिसीजन व्हेनेवर यू आर प्लानिंग योर इन्वेस्टमेंट्स. राइट. सो ये सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है इंडिया में व्हेनेवर यू आर इन्वेस्टिंग, जहाँ पे हमने बात की मेजर असेट क्लास की. इसके अलावा देर आर ऑल्टरनेट ऑप्शंस अवेलेबल, जैसे क्रिप्टो अवेलेबल है, या फिर पेंटिंग्स है, आर्ट्स है, यॉट्स है. ये रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए अवेलेबल नहीं है. दिस आर ओनली फॉर HNIs एंड अल्ट्रा HNIs, जहाँ पे वो डाइवर्सिफिकेशन और ज़्यादा बेटर करना चाहते हैं. ठीक है. फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स दिस आर द असेट क्लास विच आर अवेलेबल वेर इन यू कैन इन्वेस्ट इन इक्विटी, यू कैन इन्वेस्ट इन डेट, यू कैन इन्वेस्ट इन गोल्ड, एंड यू कैन इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट. इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं रहेंगे. और जब हम बात करते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एज एन एसेट क्लास की, तो आप देखेंगे कि फर्स्ट 1 ईयर और 2 ईयर का आप छोड़ दीजिए, आप कम से कम 5 से 10 साल का रिटर्न देखिए. इक्विटी एज एन एसेट क्लास हैज बीन एबल टू डिलीवर गुड अमाउंट ऑफ रिटर्न्स in the past, and it will also provide good return in the future also, right? Because ये asset class थोड़ा रिस्क, सबसे ज़्यादा रिस्की है, नॉट थोड़ा, सबसे ज़्यादा रिस्की है, और रिटर्न भी आपको ज़्यादा बना के देगा. बट इसका मतलब ये नहीं कि सारा का सारा पैसा मेरा इक्विटी में जाना चाहिए. 100 का 100 रुपये मैंने इक्विटी में इन्वेस्ट किया है. सो आई हैव टू हैव माई एलोकेशन इन फिक्स्ड इनकम, आई हैव टू हैव माई एलोकेशन इन गोल्ड एज वेल. सो 5 years का रिटर्न अगर मैं देखूँ तो इक्विटी हैज़ बीन एबल टू डिलीवर 14.64% रिटर्न. कैश में लिक्विड फंड में अगर मैं देखूँ तो इट हैज़ गिवन मी 6%, गोल्ड हैज़ एबल टू डिलीवर 8%, एंड फिक्स्ड इनकम हैज़ बीन एबल टू डिलीवर 7%. 10 years के पर्सपेक्टिव से देखता हूँ तो इक्विटी ने 10% रिटर्न दिया है, लिक्विड ने 7.5% रिटर्न दिया है, गोल्ड ने 7.74% रिटर्न दिया है, और फिक्स्ड इनकम ने 8.75% रिटर्न दिया है. राइट. तो लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव में मैं अगर देखने जाऊँ तो मुझे ये सारे एलोकेशन करने हैं अपने इन्वेस्टमेंट के लिए, और डिफरेंट एवेन्यूज़ में भी इन्वेस्ट करना है, ना कि सिर्फ इक्विटी. बिकॉज लास्ट 3 साल से इक्विटी हैज़ बिकम अ ट्रेंडी टॉपिक, एंड इट हैज़ बीन एबल टू डिलीवर गुड रिटर्न्स, बट दिस रिटर्न्स आर नॉट सस्टेनेबल. दिस कैनॉट कंटिन्यू इन फ्यूचर. दे विल नॉट बी एबल टू गिव यू ईयर ऑन ईयर रिटर्न. यहाँ पे मीन रिवर्जन होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जो ऊपर गया है वो नीचे भी आएगा, और जो नीचे है वो ऊपर भी जाएगा. So you have to understand the returns what you make on your investment is always an average return, जो आप अपने इन्वेस्टमेंट्स पे बनाते हैं, जो आप अपने इन्वेस्टमेंट्स पे क्रिएट करते हैं. राइट. हेंस इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मैनेज योर रिस्क वेल. रिस्क मैनेज करने के लिए मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि आपको एसेट एलोकेशन करना ज़रूरी है,
कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करना ज़रूरी है और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखना बहुत ही ज़रूरी है. देन यू विल बी एबल टू मैनेज योर रिस्क वेल एंड मेक गुड अमाउंट ऑफ रिटर्न फॉर whatever amount you have invested, right? So this is all about for today, and hope you have taken a good amount of value from this session, and I have been able to deliver good amount of value to you in this session. अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ एंड आस्क मी. दैट्स आई हैव कंप्लीटेड माई प्रेजेंटेशन. Anyone, any question? No, sir. ठीक है. So these are the investing options available in India. Hope you have understood all the asset class. ज़्यादा डीप में नहीं गया हूँ, मैंने ब्रीफ रखा है बिकॉज ज़्यादा लेंथी रखूँगा तो बाउंसर भी जाता है और लोग बोर हो जाता है. सो आई हैव ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड द एसेट क्लासेस इन द सिंपलेस्ट वे पॉसिबल. ठीक है. इफ देर आर नो क्वेश्चन वी विल एंड द मीटिंग हियर and we will conduct again a webinar in the next month, and hope you participate in that webinar. Thank you so much guys. Signing off, Mahendra Rao. Bye bye.